मेरा बेटा जब घर ना होता तो मेरी बहू मेरे कमरे में आकर अपना दुपट्टा उतार देती और मेरे पास बैठकर अजीब हरकतें करती। एक रात बहू मेरे कमरे में आकर सो गई और मुझे दूध के नशे मिलाकर उसने मेरे साथ मेरे होश उड़ गए। जब पता चला कि वह मेरे बच्चों के मेरा नाम अमन है। मैं जवानी में ही सऊदी अरब से शहर की नौकरी के सिलसिले में आया था और फिर यही होकर रह गया। जिस रेस्टोरेंट में मैं मैनेजर की नौकरी करता था, इस मालिक ने मुझे अपनी बेटी से शादी कर दी क्योंकि उन्हें एक ईमानदार शख्स की ज़रूरत थी और मैं आज तक कभी एक रुपया की भी हेरा फेरी नहीं किया था। इसलिए उन्हें अपनी बेटी के लिए मैं पसंद आ गया। शादी के शुरू में तो मैं कभी कभी अपने गांव में जाता था, लेकिन जब मेरा बेटा पैदा हुआ और बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लगा तो फिर मेरा जाना कम ही होता गया। मेरी बीवी बस एक बार ही मेरे साथ गाँव गई थी, लेकिन उसे मेरे गाँव का माहौल पसंद नहीं आया था। उसके बाद वह नहीं गई, लेकिन मैं कभी भी चला जाता था। मेरी बीवी सुमन ने मुझे कभी भी जाने से रोका नहीं था और ना कभी मना किया था। लेकिन मेरे बेटे समीर की पैदाइश के बाद मेरे ससुर का देहांत हो गया। तब होटल की सारी भाग दौड़ मेरे जिस्म पे आ गई, क्योंकि सुमन उनकी इकलौती बेटी थी। उसके बाद मैं गाँव जाना भी नहीं पाया, बस अपने माँ बाप के ध्यान पर जन्मदिन के लिए गया था। रेस्टोरेंट को चलते चलते अब मेरी उम्र 50 तक पहुँच गई थी। पता नहीं चला मेरा बेटा समीर अब 25 साल का हो चुका था। मेरी बेटी ने उसके लिए अपने दोस्त की बेटी को पसंद किया था और वह अपने हाथों से वह मांगने की रस्म करने के लिए आई थी। लेकिन घर आते ही उसने पसीने छूटने लगे, उसे घबराहट से शुरू हो गई। मैं और समीर उसे फ़ौरन अस्पताल ले गए, लेकिन मेरी सुमन को हार्ट अटैक हुआ था, जिससे वह सह नहीं पाई और इस उम्र के हिस्से में मुझे अकेला छोड़कर चली गई, जिस उम्र में मुझे अपने साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शादी के बाद बच्चा हो जाने पर जब इंसान माँ बाप बन जाते हैं तो फिर औलाद के लिए ही जीते हैं और एक मर्द औलाद की ज़रूरत और ख्वाहिशों का पूरा करने के लिए ऐसे ही चक्के में पिसता चला जाता है कि बीवी की बहुत से ख्वाहिश हैं और जज्बात को नज़रअंदाज कर जाता है। हर कोई सोचता तो यही है कि जो वक्त अभी ना दे सका तब कब देगा। जब बेटा कमाने लगेगा, 4 महीने में ही बेटे की घर आ जाती तो फिर हम पति पत्नी का साथ बहुत अच्छे तरीके से गुजरता। लेकिन अब वह जा चुकी थी। सुमन की हादसे की मौत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। समीर का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे वक्त में अगर मैं भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ देता तो समीर को कौन संभालता। मैं सुमन के लिए रात के अंधेरे में ही आंसू बहार ये करता था, लेकिन दिन में बेटे के सामने कमज़ोर नहीं पड़ता था कि बेटे से मैं समीर से शादी 1 महीने के अंदर ही कर दिया था। सुमन के बाद हम बाप बेटे को संभालने वाला और कोई नहीं था। मैं बीमार रहने लगा था। घर के निजाम को संभालना मुश्किल हो गया था कि बहुत ही अच्छी बहुत साबित हुई थी। उसने नासिक घर को संभाला था, बल्कि मेरे बेटे को भी ज़िंदगी की तरफ ले गई थी। वरना अपनी माँ के बाद वह हर वक्त उदास रहता था और मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। मुझे वह बेटी की तरफ से प्यारी और चंद महीने से ही वह घर की हर चीज़ को संभाल चुकी थी। उम्र के जिस हिस्से में था मैं अब बीमार रहने लगा था। फिर अपनी पत्नी का नाम लिए कोई छोटी बात नहीं थी। फिर मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी, मुझे वक्त का नाश्ता देती। सुमन के बाद मुझे बगैर नींद के दवा के नींद नहीं आती थी, इसलिए मैं दवा खाकर सो जाता था। शाम को जब मैं उठता तो मेरी बहू मेरे लिए फल काट कर ले आई। कहने लगती, बाबा आपको अपनी ज़रा भी परवाह नहीं है, आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। वह अपने फल काट कर देने लगते, साथ साथ मुझे इधर उधर की बातें भी करती रहती। मुझे अपना घर जन्नत जैसा लगने लगा था, लेकिन यह सिलसिला बस कुछ महीनों का ही था। एक बार हमारे घर मेरी बहू की दोस्ती उससे मिलने आई। शक्ल से काफ़ी तेज़ तर्रार और लग रही थी। कहने लगी, तुमने इस बूढ़े ससुर को भी घर पर ही पाल रखा है। अरे तुम तो अपनी शादी के शुरू के दिन भी एंजॉय नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि तुम हनीमून पर भी नहीं गई होगी। आश्रम किस लिए बनाए हुए हैं? मैं तो शादी के बाद ही अपने सास ससुर को वहीं भेजती हूँ। पहले मुझे देखा अपनी दोस्त को देखकर नाही में सिर हिलाने लगी थी। मैं इस वक्त अपने कमरे से बाहर आ गया था। उसके दोस्त की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, यह लड़की तुम क्या मेरी बहू को गलत बातें सिखा रही होगी? चलो निकलो मेरे घर से। मैं हर की दोस्त को गुस्से से कहा था। वह मुझे देखकर बौखला सी गई, लेकिन बहुत जल्द संभल गई। कुछ ही नहीं बोली। वह लड़की मुझे ही बदतमीज़ कहने लगी थी। कहने लगी, आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं।
मैंने कहा, अगर तुम 2 मिनट के लिए घर के अंदर नहीं गई, बाहर नहीं गई, तो मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। और मेरे घर से निकल गई। मैं ही और मुझे भी डांट दिया कि अंदर तुम्हारी कोई दोस्त तुम्हारे घर ना आए। मेरे बहू को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी थी, उसने मुझे कुछ कहा नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुझे अपनी बेटे के कमरे में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आने लगी थी। हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी, कह रही थी कि शादी के बाद तो वह घर के कामकाज में लग गई थी, अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर रही। समीर भी उस वक्त नहीं देता, उसे बस हर हाल में हनीमून पर जाना है। समीर उसे प्यार से ही समझा रहा था कि मेरे बाबा बीमार रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। उन्हें वक्त पर खाना और दवाई चाहिए होती है। बहुत चिल्लाकर बोली कि तुम्हें उन्हें क्यों घर पर पाल रखा है, उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़कर आओ, वहाँ उनकी अच्छी केयर होगी। मैं कुछ नहीं जानती। उसके इस बात पर एक थप्पड़ की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। हर की वो बात ने मुझे तकलीफ़ तो बहुत पहुंचाई थी, लेकिन थप्पड़ की आवाज़ सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। मेरा बेटा कहने लगा, खबरदार, जो तुमने अंदर वृद्ध आश्रम का नाम भी लिया, मैं तुम्हें लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। उसने गुस्से से कहा था। उसके बाद तो हर का रवैया मुझे बदलने लगा था। वह समीर के सामने तो मुझे बहुत प्यार जताती थी, लेकिन उसके घर से जाते ही जब किचन में बर्तन धोने लगती तो बर्तन तेज तेज से फेंकती। और इस वक्त टीवी देख रहा होता और किचन लॉन्च में ही था, इसलिए बर्तन की शोर से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह मुझे गुस्से में यूँ बर्तन साफ कर मार रही है। बर्तन धोते हुए कहने लगी, मुझे तो कोई इंसाफ ही नहीं समझना। मुझे तो लगता है कि इस घर में बहू नहीं, एक नौकरानी की ज़रूरत थी। इस वक्त मेरे और ही अलावा घर पर कोई नहीं था। कोई यह सब मुझे ही सुना रही थी। मैंने सोचा कि अगर बर्तन में खुद ही धो लिया करूँगा। मैं टीवी बंद कर दिया। मैं किचन में चला गया। मैंने कहा, बेटी, तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो, तुम यह बर्तन छोड़ दो, मैं धो देता हूँ। तो मेरी बात सुनकर उसने फ़ौरन से बर्तन छोड़ दिया और इसी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। और मैं उसके इस तरह से रवैया को समझ नहीं पा रहा था। मैं बर्तन धोने लगा तो सुमन याद आने लगी। कैसे वह चुपचाप सारे घर के काम किया करती थी, कभी शिकायत तक नहीं की थी। मैंने सारे बर्तन धो दिए और फिर अपने कमरे में चला गया। और ही ने अब मुझे नाश्ता और दवाई देना छोड़ दी थी। कई घंटों में बैठा रहता। शुगर का मरीज़ था, इसलिए मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मैं मोबाइल पर किसी से फ़ोन पर बातें करने में बिजी थी। मैं किचन में गया तो खाना ही पकाने के लिए नहीं रखा था। मुझे इस वक्त बहुत तेज़ से भूख लग रही थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अंडों का आमलेट ही बनाकर खा लूँ। शायद मेरी शुगर भूख के मारे हो रही है, इसलिए मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। जैसे ही मैं फ्रिज से हैंड निकाले, मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो अस्पताल में था। मेरा बेटा बेहद परेशान था। कहने लगा, बाबा, आपको क्या हुआ था? मैं इस वक्त बहुत कमज़ोरी से महसूस कर रहा था, इसलिए सारी बात बता दी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह मेरी इस बात मुझे यह दिन भी दिखा सकती है। इस बात मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आया था। वह अभी काम से लौटा ही था कि मुझे किचन में बेहोश देखकर घबरा गया। इस वक्त बहू मेरे मुंह पर पानी के चिट्टे फेंक रही थी। समीर मुझे उठाकर अस्पताल ले गया। उस वक्त ट्रीटमेंट मिलने पर मुझे होश आया। जब मैं घर वापस आया तो मैं बेचैनी से मेरी खैरियत पूछने लगी। जब इन्हें उसे गुस्से से देखा और कहने लगा, तुम्हें अगर मेरे बाप की इतनी ही परवाह होती तो उन्हें वक्त पर खाने की देते। इस घर में तुम्हारी जिम्मेदारी ही कितनी है। मेरे घर की सफाई के लिए नौकरानी रखी है, बस तुम्हें किचन का काम ही तो करना होता है। और इस पर भी तुम्हें म्यूजिक सिखाती चिल्लाती हो, मेरे बाप से बर्तन धुलवाती हो। मैंने बेटे को चुप रहने को कहा था, लेकिन यह नहीं मालूम था कि वह यूँ बहू पर बरस पड़ेगा। इस वक्त ये चुप रही, लेकिन इसके बाद तो उसने जो कुछ मेरे साथ किया, शायद ही किसी बहू ने ससुर के साथ ना किया होगा। फिर मैं समीर के सामने तो मुझसे माफ़ी मांग ली थी, लेकिन मैंने भी इस बात को ज़्यादा अपने ऊपर नहीं लिया था। मगर उसका रवैया मुझे फिर भी वैसा ही लग रहा था, बल्कि कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया था। एक बार वह मेरे कमरे में ही खाना लेकर आ गई। खाना मेरे सामने रखकर अपना दुपट्टा उतार कर मेरी ड्रेसिंग टेबल के सामने न रखी, चीज़ उठाकर सामने रखने लगी। मैंने उसकी नज़र झुका ली, यही सोच कि शायद बच्ची है, शायद गर्मी की वजह से ऐसा कर रही होगी। मैंने नज़र झुका कर ही नाश्ता किया और इंतज़ार करने लगा कि कब बहू मेरे कमरे से बाहर निकलेगी। लेकिन वह मेरे कमरे में बेफिजूल से काम करने लगी। कभी दराज को खोलकर अलग अलग चीज़ निकाल कर दराज ठीक करने लगती, तो कभी अलमारी के सामने रखे चीज़ों को साफ़ करने लगती। मैं उसकी तरफ देखे बिना कहा, बेटा, तुम किचन का काम संभालो, यह सब काम तो नौकरानी भी कर सकती है।
मेरी बात सुनकर वह मेरे पास आकर मेरे बेड पर बैठ गई। मैं उनके इतने करीब बैठकर परेशान सा हुआ। मेरे साथ हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगी, मैं अपने पीछे रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो। वह बड़ी शर्मिंदगी से महसूस कर रही थी। मैंने कहा, बेटा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार मैं बाहर लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था, फिर किचन में खाना बना रही थी। समीर भी आने वाला था। जब मुझे बहू की चीखने की आवाज़ आने लगी, मैं बिना झिझक के किचन में आ गया। बहू के दुपट्टे पर आग लग गई थी। वह डर गई थी। जब मैं किचन में पहुंचा तो यह देखकर खुद को होश में खो बैठा और उसके गले से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया। क्योंकि इस पर आग लगी हुई थी, वह शायद बेहद घबराई हुई थी, इसलिए मेरे गले लग गई थी। मैंने उसे बेटी की तरह गले लगाया था, तसल्ली दे रहा था। जब अचानक समीर घर पर दाखिल हुआ तो हमें इस पर देखकर एकदम चौंक सा गया था और हो रही थी। समीर को देखकर यह भागकर उसके गले लगकर रोने लगी। वह उसे रोने की वजह पूछने लगा, लेकिन शायद वह बहुत घबराई हुई थी, इसलिए उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा, किचन में काम कर रही थी, उसके दुपट्टे में आग लग गई थी, इसलिए घबरा गई है और रोए जा रही है। कहने लगी, समीर जो बाबा कह रहे हैं बस वही सच है, आप उन्हीं की बात पर भरोसा करो, क्योंकि वही सच है। ना जाने क्यों वह मुझे बहू का अंदाज कुछ अजीब सा लगा था। समीर से ही कहा कि परेशान ना हो, वह बाज़ार से खाना ले आएगा। उसके बाद न जाने क्यों लेकिन मैं दिन दिन कमज़ोर होने लगा था, बीमार रहने लगा था। जैसे ही दोपहर के खाने के बाद की दवा खाता, इसलिए मैं अपने आप लॉन्च में नहीं बैठ पाता था, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगा था। यहाँ तक कि कभी कभी तो समीर के सामने आने की भी मुझे खबर नहीं होती थी। अक्सर जब दोपहर के बाद मैं सोता तो मेरी आँख रात को ही खुलती थी। तब बहू और समीर खाना खा चुके होते थे। मैं उठता और दोनों ही अपने कमरे में जा चुके होते थे। मैं खुद ही खाना गर्म करके खा लेता और दवा खाकर लेट जाता। एक बार समीर को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा था। 3 दिन के लिए गया था। जब रात में गहरी नींद में था, मेरा दराज बुरी तरह से बजने लगा। मैंने कहा, खोला तो मेरी सामने मेरी बहू बिना दुपट्टे के घबराई हुई खड़ी थी। कहने लगी, मुझे अकेले में डर लग रहा है, मैं आपके कमरे में सो जाऊं। बहू को अपने कमरे में सुलाना कहीं सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, बेटा यह गलत है, तो मैं घबरा कर और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर पर ही हूँ। वह कहने लगी, आप शायद मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। हालांकि मैं अपने रवैया की आपसे माफ़ी भी मांग चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मुझे दिल से माफ़ नहीं किया। मैं आपको कैसे यकीन दिलाना कि मैं आपको अपने सगे बाप जैसा ही समझती हूँ। और समीर भी कहा कि मैंने तुम्हें दिल से माफ़ किया है, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा था कि उसे इनकार कैसे करूं। वह रोने लगी, कहने लगी, अगर मैं आपकी सगी बेटी इनकार कैसे करूं। वह रोने लगी और कहने लगी, अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप मुझे अपने कमरे में सोने से इनकार कर देते? आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आ जाओ। और अंदर आ गई और सोफे पर जाकर लेट गई। मैं अपनी बेड पर लेट कर सो गया था। फिर मेरी आंख कमरे की तेज़ दस्तक पर खुली थी। मैं उठकर बैठ गया। फिर मैं उठ गई थी। उसने सोफे से उठकर दरवाज़ा खोला था। सामने समीर को देखकर वह अपने गले लगकर रोने लगी। कहने लगी, तुम क्यों मुझे अकेला छोड़कर जाते हो? फिर की बात पर ज़मीन ने मुझे ना जाने किन नज़र से देखा था कि मैं घबरा सा गया था। मैं अपनी बात को सफाई देने लगा। मैंने कहा, बेटा तुम इसी शहर में रहा करो कि रात को डर जाती है। तुम तो जानते हो कि मुझे अकेले सोने की आदत है, मैं इसे अपने कमरे में नहीं चला सकता। मेरी बात पर वह कहने लगी, फिर आज क्यों सुलाया? इसकी बात तो लहजे में कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा कि वह खुद डरी हुई थी, रो रही थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि जाओ सोफे पर लेट जाओ। मेरी बात पर ही हैरानी से मुझे देखा और कहने लगी, मैं सोफे पर यह कहकर फिर खुद ही सहन कर हिलाकर समीर से कहने लगी, यह ठीक कह रहे हैं, उन्होंने मुझे कमरे से नहीं बुलाया था। यह कहकर वह ना जाने क्यों होश हुई इस कमरे से बाहर निकल गई। समीर ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन अब इसका रवैया मुझे मुखड़ा मुखड़ा रहने लगा था। वह काम से वापस लौट कर भी मुझसे बात नहीं करता था। खाना खाते ही अपने कमरे में चला जाता। एक बार बहू की तबीयत ख़राब हो गई तो समीर उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वह वापस आया तो बहू रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे यह देखकर ताजमहल ने मेरा गिरबान पकड़ लिया। कहने लगा, बाबा आपको शर्म नहीं आई मेरी बेबी के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलते हुए? वह आपको अपना आप समझकर सेवा कर रही थी और आपने उसी की इज्जत पर हाथ डाल दिया। समीर बहुत गुस्से से मुझे झंझोझ कर कह रहा था।
मैंने कहा, मेरा गिरबान छोड़ो, तुम होश में तो हो ना, तुम क्या कह रहे हो? फिर मेरी बेटी है, मैं उसे अपनी बेटी की तरह समझता हूँ और तुम अपने आप पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। वह कहने लगा, आप अपनी हरकतों पर गौर करो। मैं खुद को कई बार की रोते हुए आपके कमरे से बाहर निकलते हुए देखा है। जब भी मैं काम से घर वापस आता हूँ, मेरी बीवी आपके कमरे में ही होती है और मेरे घर आने के बाद भी दुपट्टे की रोती हुई आपके कमरे से निकलती है। आप क्या करते हैं मेरी बीवी के साथ? आप इसे धमकियाँ देते हैं कि अगर तुमने इससे कुछ भी कहा तो आप उसकी मुझे तलाक दिलवा देंगे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। इसलिए जो आप कहेंगे बिना सोचे समझे मैं वही करूँगा। समीर मुझ पर चिल्ला कर कह रहा था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं करना मुश्किल था। वह लड़की मेरे साथ क्या खेल खेल गई थी और मुझे दोपहर के खाने में नींद की दवा देती थी। जब मैं सो जाता तो समीर के आने से पहले जानबूझकर मेरे कमरे से बिना दुपट्टे के बाहर निकलकर उसे शक में डाल चुकी थी। मैंने कहा, वह झूठ बोल रही है, मुझे तो किस बात का अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं नींद की दवा खाकर सो रहा था। वह कहने लगा, बाबा बस भी कर दो। कभी आप जानबूझ कर मुझे अपने करीब करने के लिए उसके दुपट्टे को जला देते हो, कभी कोई बहाना मेरे सामने पेश करते हो। अंधा नहीं हूँ मैं, आप होश में होते हैं। चंद दिन पहले की होश में थे। आप जानते हैं आप मेरे साथ क्या किया है? आपने मुझे जीते जी मार डाला है। यह कहकर वह रोने लगा, कहने लगा कि मेरी बेबी प्रेग्नेंट है और आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह लफ्ज़ मेरे मुंह पर जन्नत का बहुत बड़ा तमचा था। मेरे दिल किया कि मैं ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं कांपते हाथों से समीर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, बदतमीज, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? वह तुम्हारी बीबी है। वह कहने लगा, बाबा मेरी रिपोर्ट पर यही कहती है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। मैं बाप बनने के लायक ही नहीं हूँ, तो मेरी बेबी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आप ही घर पर होते हैं, मुझे जवाब दो। मैं क्या सोच सकता हूँ? मैंने इस बात पर यकीन कर लूँ कि आप सच्चे हैं। मैं इसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे से बाहर आ गया और रोते हुए कांपते हाथों से अपने कपड़े एक बैग में डाले और बैग समेटकर अपने आंसू साफ करते हुए घर से बाहर निकल गया। सभी ने मुझे एक बार भी नहीं रोका था। मैं वृद्ध आश्रम में चला गया, क्योंकि मैं जान चुका था कि सारा खेल मुझे घर से निकालने के लिए रचा गया है। मैंने जैसे और बहुत से बूढ़े माँ बाप वहाँ बच्चों के गलत रवैयों की वजह से आकर रह रहे थे। मुझे याद आने लगा कि शायद ये मेरा ही कोई बड़ा काम होगा। मेरी बीबी सुमन से शादी के बाद मैं अभी गांव का रूप नहीं किया था और मेरे बाप बूढ़े हो गए थे। बार बार मुझे कहते थे कि अगर बेटा आकर अपनी शक्ल ही दिखाया जाया करो, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या करने से पहले भी तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस वक्त मुझे अपने बेटे समीर की फिक्र लगी थी। मुझे इसे अच्छी परवरिश दिलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे रोते हुए फ़ोन किया था, अपने पास बुलाते थे, लेकिन मैं डालता रहता था। मुझे तो बस समीर की फिक्र थी कि जिसने आज मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा था। शायद यह मेरा अतीत का किया हुआ गुनाह था। इस वक्त मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया करता था जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी, इसलिए मेरी औलाद मुझे कैसे पूछ सकती थी। मैं फुट कर रोते हुए अपने ऊपर वालों के वापस से माफ़ी मांगा। अब मेरा सारा वक्त ऊपर वाले को याद करने में गुजर जाता था। 4 महीने गुजरे तो एक दिन सबीर मुझे लेने आ गया। कहने लगा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, हीरे झूठी और मकसद औरत है। मैंने उसे उसकी दोस्त के साथ बातें करते हुए सुन लिया था, जो अपनी दोस्त से कह रही थी कि उसने अपने दोस्त के कहने पर ही आप पर छोटा इल्ज़ाम लगाकर आपको वृद्ध आश्रम जाने पर मजबूर किया था। उसने मेरी रिपोर्ट्स भी झूठी बनवाई थी। मैं बाप बन सकता हूँ। मैंने कहा कि तुम लोगों का कसूर नहीं है, मैं शायद अपनी किए की ही सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम यही रहने दो। मैं अपने बेटे की समीर को मिन्नतें करने पर भी उसके साथ घर नहीं गया था, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सुकून में था। और आप मेरा बेटा अक्सर मुझसे मिलने आता है, जिद करता है कि घर चलो, लेकिन मैं उसे हर बार इनकार कर देता हूँ और खुशी से वृद्धा आश्रम अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों।